hooded Manus because it is cold in Tokyo. ओके, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का जापान सीरीज के 26वें एपिसोड में। आज मैं और आर्यन योकोहामा को एक्सप्लोर करने वाले हैं। घर से निकलने के पहले हमने जो आइटनरी बनाई थी उसमें 12 मई को हमने एक डे ट्रिप शेड्यूल की थी, जहां पर हम जाके माउंट फूजी के पास जो भी व्यूइंग स्पॉट्स है वहां पर जाने वाले थे। पर फूजी का एक ही इशू रहता है कि वो काफी ज्यादा वेदर डिपेंडेंट होता है। फूजी अगर आपको अच्छे से देखना है तो सिर्फ एक टाइप का वेदर सूटेबल होता है और वो है क्लियर और सनी। उसके अलावा कौन से भी टाइप का वेदर अगर होगा आप फूजी देख नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह क्लाउडी कंडीशंस है, बीच बीच में बारिश हो रही है, इसीलिए सूरज की एक भी झलक ना होने की वजह से और आसमान क्लियर ना होने की वजह से हमने कल रात को ये फैसला बनाया कि फूजी ऑल द वे जाके वहां पर पोपट होने से अच्छा है कि हम इस ट्रिप में दूसरे दिन पे फूजी मूव करें। अब फूजी के जो भी व्यूइंग स्पॉट्स है उन पे लाइव कैमराज होते हैं, तो आप ऐसे वेबसाइट पे जाके लाइव देख सकते हो कि अभी इस मोमेंट पे 9:09 AM को फूजी का क्या व्यू आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे बादल आ गए हैं, तो हमने जो डिसीजन बनाया वो एक अच्छा डिसीजन था। तो ये सारे स्टेप्स और ये सारे मेजर्स हम एक मेन रीजन के लिए बना रहे हैं। फूजी तक की जो डे ट्रिप है वो यहाँ टोक्यो सिटी सेंटर से 2.5 घंटा दूर है और ये सिर्फ एक टाइम इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। वन वे का खर्चा अगर देखा तो करीब 4000 येन आता है, जो इंडिया के 2400 रुपीज के आसपास है, और ये मैं वन वे की बात कर रहा हूँ। रिटर्न जर्नी के लिए उतना ही कॉस्ट आता है, जिसकी वजह से पूरी ट्रिप 4000 इंडियन रुपीज से ऊपर हो जाती है, जो इन माई ओपिनियन थोड़ा सा महंगा है। लास्ट टाइम जब मैं दीवा के साथ आया था तब यही सीन हुआ था। मैंने निकलने के पहले वेदर ठीक से चेक नहीं किया, जिसकी वजह से ट्रिप हमने बनाई जरूर पर वहां जाके माउंट फूजी का बेहतर व्यू नहीं देखने को मिला। अभी हमने होटल से बैग्स लिए हैं, हम कपड़ों में रेडी होके आज का दिन शुरू करने के लिए रेडी है। पर दिन स्टार्ट करने के पहले हम होटल के ठीक सामने एक एनी टाइम फिटनेस में आया है, वहां पर जाके थोड़ी पूछताछ करेंगे। अगर उनके पास एक वीकली पास अवेलेबल होगा तो हम मोस्टली उसे परचेज करके आज का ट्रेनिंग सेशन शायद शाम को लगाएंगे और आने वाला जो हफ्ता है उसकी ट्रेनिंग सॉर्ट हो जाएगी। तो अंदर चलते हैं, पूछताछ करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट। Staff hour is from 11. तो नॉर्मली वैसे रहता है कि स्टाफ देर से आती है इन 24 आवर जिम, और वन डे पास का सारा इन्फो इधर है। इट इज़ 3000 येन पर डे। मैंने जो दूसरा जिम देखा था वो इससे थोड़ा चीप है, सो वी शुड चेक दैट आउट एज वेल। एंड मे बी उधर की स्टाफ आवर्स ऑलरेडी चालू रहेगी। तो लेट्स गो टू 7-Eleven, गेट कॉफी and then check out that gym. ये पर उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ऐसे बोर्ड्स लगाया है 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, और यहाँ पर लिखा है कैश ओनली 3000 येन पर डे। तो ठीक है, एटलीस्ट अभी हमें पता है ये नहीं होगा शायद से, क्योंकि हम लेके सिर्फ 50,000 येन आए थे। वांट टू कीप द ट्रिप यू कैन से थोड़ा अफोर्डेबल, नहीं तो थोड़ा डैमेजिंग हो सकता है जापान। मेरा पहला ट्रिप, मैं थोड़ा वॉलेट पे मैंने कंट्रोल नहीं रखा था, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस थे। ऑल्सो वो भी है, अभी ट्रैवलिंग करते वक्त मेंबरशिप ना होने की वजह से जिम जाना एक लग्जरी है और वो एक काफी कंसिडरेबल एक्सपेंस है जो हमें इन अकाउंट लेना चाहिए। इसीलिए नहीं होता तो नहीं होता, पर अगर सस्ती जिम दिख गई तो अच्छा होगा। सो फार पिछले 2 दिनों के कंपैरिजन में आज ठंडी सबसे ज्यादा है। सुबह के 9 बजे कल इतना ठंडा डेफिनेटली नहीं था। मैंने आपको कल भी कहा था टोक्यो में वेदर बहुत मूडी होता है, एक दिन जैसा वेदर होगा वैसा अगले दिन भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंडिया में एटलीस्ट पुणे में प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है कि अगर समर चल रहा है तो 10 दिन लगातार सेम टाइप का वेदर होगा, पर यहाँ पर वैसा बिल्कुल नहीं है। और जापान में एक्चुअल टेम्परेचर और फील्स लाइक वाला टेम्परेचर, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी एक्चुअल वेदर 15 डिग्रीज दिखा रहा है, पर इट डेफिनेटली फील्स कोल्डर देन दैट। दिल्ली का जो विंटर होता है अभी उस टाइप की फीलिंग आ रही है। लोगों ने भी जैकेट, स्वेटशर्ट, कोट्स ये सब पहने हैं। इसको छोड़ के इसको पता नहीं ठंडी क्यों नहीं लग रही है। अच्छा लग रहा है ना, बट ठंड तो है। तो कल रात को डिनर हमने यहाँ से उठाया था। ये होटल के पास वाला 7-Eleven है जो साकुरा थीम्ड है, काफी यूनिक बना है। आज बाहर इतनी ठंडी होने की वजह से इस ट्रिप की पहली हॉट कॉफी ले ली। मिल गया लेट्स गो। यार जापान में ना हॉट और कोल्ड इन दोनों के बीच में कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। अगर आप आइस्ड कॉफी लोगे तो वो आपको इतना आइस देंगे कि उससे आपका गला खराब हो जाएगा, और अगर आप हॉट मांगोगे तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि एक कप पकड़ते वक्त हाथ को चटके बैठ जाएंगे। तो उनके पास कोई अच्छा खासा मिडिल ग्राउंड होना चाहिए। यूजुअली जब मैं आइस्ड कॉफी लेता हूँ तो वो जितना भी आइस मुझे देता है मैं उसका आधा आइदर वॉश बेसिन में डाल लेता हूँ या उनको पहले ही बोलता हूँ कि आइस हाफ करके दे दीजिए, इससे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है। कॉफी एकदम बढ़िया है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी है। उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे, लाइटली रोस्टेड, मीडियम रोस्टेड
और स्ट्रॉन्ग रोस्टेड। आप सबको पता ही है मैं कॉफी का कितना बड़ा फैन हूँ, इसीलिए स्ट्रॉन्ग कॉफी उठाई। आर्यन ने पहली बार आर्यन ने पहली बार एक स्मूदी मंगाया है। ये मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, काफी क्यूरियस हूँ। कौन सा वाला लिया? ब्लूबेरी। प्रोसेस भी सिंपल था, लिड पे एक बारकोड था, स्कैन दैट, लिड निकाला, अंदर डाला, इधर बटन आ गया, वेंट इनसाइड। अभी बता रहा है इट टेक अबाउट 70 सेकंड्स टू ब्लेंड इट। ये देखो टाइम भी दिखाता है, फैसिनेटिंग है। पर जैसे इनके पास ये 3-4 कॉफी मशीन पड़े हैं जिनका इस्तेमाल करके मैंने ये बनाई, वैसे ही स्मूदी मशीन भी है। वेरी नाइस, लुक्स गुड। ऑल्सो जापान में रील्स की वजह से शायद फ्रूट सैंडविचेस बहुत फेमस है। तो आर्यन ने पीच, स्ट्रॉबेरी और व्हिप्ड क्रीम लिया है। ये मैंने पिछले ट्रिप्स में भी ट्राई नहीं किया था, तो मे बी आज शाम को। ये जो येलो पीच जो भी है ना, दैट टेस्ट्स वेरी नाइस। फन फैक्ट, जापान में जो भी कन्वीनियंस स्टोर्स है उनके सारे प्रोडक्ट्स पे एक बारकोड चिपका हुआ होता है। तो उन सारे प्रोडक्ट्स का डेटा माई फिटनेस पैल के डेटाबेस में होता है। इसीलिए जापान आने के बाद अगर आप प्रेप कर रहे हो या एक डाइटिंग फेस कर रहे हो तो आप अच्छे से अपने कैलोरीज और मैक्रोज पे स्टिक कर सकते हो। लेकिन कैलोरी काउंट तो है, बट इसका बारकोड मैंने फेंक दिया। गाइस ऑन द वे हमें एक और 24 आवर जिम दिख गई। इक्विपमेंट थोड़ा लिमिटेड लग रहा है, बस 2 ट्रेडमिल है, वहाँ पर लैट पुल डाउन दिख रही है, लेग प्रेस दिख रही है, एडक्टर मशीन, हाँ ऊपर आई गेस 1 फ्लोर है, और राइट साइड में भी थोड़ी जगह दिख रही है। शायद हम ऑन द वे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा, दरवाजा भी काफी छोटा सा है। ऑलराइट, आज का तीसरा जिम स्टॉप। इसका भी स्टाफ कितने बजे आता है कोई आइडिया नहीं है ना, पर जिम अच्छा है क्योंकि आर्यन यहाँ पर जा चुका है। 11 o'clock लिखा है कहाँ पे? हाँ देखो। सो यहाँ पर भी स्टाफ 11 बजे से लेके 8 बजे तक है। वाह काफी शांत सा है। जा सकता है? अच्छा देख सकते हो। तो ये प्रॉपर जिम लग रही है, देखो। वाह, जाने का मन काफी कर रहा है, पर एटलीस्ट अब हम थोड़े से बेटर प्रिपेयर्ड है। तो ऑन द वे रात को आई थिंक हम यहाँ पे आएंगे, पूछताछ करेंगे और कल जाके एक ट्रेनिंग सेशन लगाएंगे। दैट विल बी नाइस। तो इवन दो योकोहामा एक डे ट्रिप कंसिडर की जाती है, योकोहामा टोक्यो से इतना दूर नहीं है। ट्रेन से सिर्फ आधे घंटे के दूरी पे योकोहामा है। लोग डे ट्रिप इसीलिए करते हैं क्योंकि योकोहामा में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हम ऑफिस पीक आवर्स में शिंजुकू स्टेशन आया है। मंडे मॉर्निंग है इसीलिए क्राउड थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, तो बैग्स आगे रखने पड़ेंगे। पर वो भी है यार, मंडे सुबह शिंजुकू से थोड़ा दूर जाना ये मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि दिन के फर्स्ट हाफ में मंडे मॉर्निंग होने की वजह से रश बहुत ज्यादा होने वाला है और लोग ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं। तो वी विल एस्केप दैट। तो आर्यन अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने वाला है और मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। काफी सिंपल है। कार्ड सबसे पहले यहाँ पर प्लेस करना होता है जिससे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है और आपको करंट बैलेंस दिखाता है। फिर आपको ऑप्शंस मिलते हैं सिलेक्ट करने के लिए कि आपको कितने येन का रिचार्ज करवाना है। आर्यन ने 5000 सिलेक्ट किया, नोट जाएगी अंदर और 2-3 सेकंड के अंदर रिचार्ज कंप्लीट, कार्ड ले लो एंड वी आर डन। मुझे टोक्यो की रेलवे सिस्टम इतनी ज्यादा पसंद है कि अब मुझे गूगल मैप्स इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। एक पोटेंशियल जॉब मेरे लिए जो मैं कंसिडर कर सकता हूँ वो है टोक्यो टूर गाइड। कितना ज्यादा मजा आएगा ना, जापानीज भी आती है, टोक्यो से इतना प्यार भी है। गूगल मैप्स के बिना मुझे पता है कि हमें प्लेटफॉर्म 1 पे जाना है और ये ट्रेन लेनी है। यस आई वाज राइट। ये देखो शोनान शिंजुकू लाइन फॉर योकोहामा, प्लेटफॉर्म नंबर 1। और रश तो देखो। ये है हमारी ट्रेन, काफी क्राउडेड है पर बहुत लोग शिंजुकू पे उतरते हैं इसीलिए आधा डब्बा तो क्लियर हो जाएगा, पर बाप रे काफी पैक्ड है। आई होप जगह मिलती है। स्वागत है आप सभी का योकोहामा सिटी। योकोहामा टोक्यो के बाद जापान की दूसरी सबसे पॉपुलर सिटी है। योकोहामा के अगर ईस्ट साइड को देखा तो वो समुंदर से एक्सपोज है। प्रिसाइसली बोला तो वहाँ पर टोक्यो बे आता है और उसके और ईस्ट साइड में वो पैसिफिक ओशन में ओपन अप होता है। इसकी वजह से 1800s में योकोहामा शहर टोक्यो का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बना और योकोहामा के पोर्ट्स की वजह से जापान फॉरेन ट्रेड में फ्लरिश हुआ। तो मुझे स्काईडेक्स का बहुत ज्यादा शौक है। 2014 साल तक योकोहामा सिटी में जापान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी जिसका नाम लैंडमार्क टावर है, जहाँ पर मैं और आर्यन इसके बाद मोस्टली जाने वाले हैं। वहाँ से व्यू बहुत सुंदर मिलता है। आई होप क्लाउडी कंडीशंस तब तक थोड़े बहुत चले जाते हैं ताकि हमें सिटी का दूर तक व्यू मिलेगा। ऑन क्लियर डेज वहाँ से माउंट फूजी भी देखने को मिलता है, ऐसे मैंने सुना है। सिर्फ उतना ही नहीं, योकोहामा में मीनातो मिराई करके एक एरिया है जिसको अगर लिटरली ट्रांसलेट किया
तो फ्यूचर पोर्ट उसका मीनिंग बनता है। ये एरिया योकोहामा की अर्बन डेवलपमेंट को बहुत शोकेस करता है। वहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज है। इसके साथ साथ योकोहामा में चाइनीज लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। अगर पूरे जापान को देखा तो पूरे जापान का सबसे बड़ा चाइना टाउन यहाँ पर है, जहाँ पर 5000 से 6000 चाइनीज लोग रहते हैं। तो उनकी पूरी कॉलोनी है। ये सारी चीजें बहुत अर्बन हो गई, बहुत मॉडर्न हो गई। पर अभी हम एक थोड़े से शांत जगह पे जाने वाले हैं, जहाँ मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं। पर हमें यहाँ का कल्चर और यहाँ का नेचर अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, इसीलिए हम यहाँ के फेमस गार्डन्स को देखने के लिए जाने वाले हैं। और ये जो गार्डन्स है ये थोड़े से आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से हमने शिंजुकू से 2 ट्रेन लिए है और हम इस स्टेशन पे यानी नेगिशी स्टेशन पे उतरे हैं। नेगिशी स्टेशन के ठीक सामने इनका बस टर्मिनल है और लकीली ये थोड़ा सा बड़ा बस टर्मिनल होने की वजह से उन्होंने बसेस के सामने प्लेटफॉर्म नंबर्स बनाया है, जिससे नेविगेट करने में थोड़ी सी आसानी होती है और हम सही बस पकड़ रहे हैं कि नहीं ये जानने में आसानी होती है। तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 7 से 11 बजे की बस पकड़नी है। तो हम और 5 मिनट यहाँ पर इंतजार करेंगे और फिर बस बोर्ड करके आगे जाएंगे। ये आ गई हमारी बस। बसेस के सामने नंबर भी लिखा होता है। तो ये वाली बस नंबर 97 है, जिसे हम आज लेंगे। काफी रिलैक्सिंग है। स्वागत है आप सभी का सांकेन गार्डन्स। ये गार्डन्स 100 सालों से ज्यादा पुराने हैं। एंड फन फैक्ट, इन गार्डन्स को एक फैमिली ओन करती थी, पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। इसके अंदर जो भी बिल्डिंग्स थे वो भी काफी डिस्ट्रॉय हुए। इसीलिए उस फैमिली ने इन गार्डन्स को योकोहामा के गवर्नमेंट को, योकोहामा शहर को डोनेट किया और तब से इन गार्डन्स की देखभाल योकोहामा सिटी ही करती है। और अब ये एक पब्लिक पार्क बन चुकी है, पर कुछ साल पहले ये प्रॉपर्टी प्राइवेट थी। अब हम इन गार्डन्स को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर जनरली ज्यादा यंग पॉपुलेशन नहीं आता, क्योंकि वो टोक्यो के अर्बन साइड से थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। पर क्योंकि हमें नेचर और पीस थोड़ा पसंद है, हम इन गार्डन्स को एक्सप्लोर करेंगे। यूजुअली यहाँ पर बहुत सारे दादाजी और दादी जी आते हैं और पार्क्स इतने अच्छे से मेंटेन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बेंचेस होते हैं। तो वो अपना दिन यहाँ पर नेचर के बीचों बीच बिताते हैं। और गार्डन्स को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पर पूरी फॉरेस्ट एरिया है और हरियाली बहुत ज्यादा है, इसीलिए हवा के अंदर जो भी फ्रेशनेस है वो अच्छे से महसूस होता है। गार्डन का जो पूरा एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम सब कुछ एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए 1.5-2 घंटे से ऊपर चले जाएंगे, पर हम मेन जो पॉइंट्स है वो चेकआउट करेंगे। यहाँ पर टी सेरेमनीज भी होते हैं। अगर आपको टी क्लासेस लेने हैं, माचा क्लासेस लेने हैं, वो भी इन गार्डन्स के अंदर होते हैं। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये गार्डन्स टोक्यो के दूसरे गार्डन्स के मुकाबले इतने फेमस ना होने की वजह से यहाँ पर कोई इंग्लिश बोर्ड्स नहीं है। पर क्योंकि मुझे जापानीज आती है, मैं और आर्यन इन गार्डन्स को अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। पर वैसे नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स हर जगह चलता है, और अगर आप गूगल ट्रांसलेट का लेंस खोलोगे तो आपको इन सारी चीजों का ट्रांसलेशन भी मिलेगा। और इन गार्डन्स का लोकेशन भी मुझे काफी यूनिक लगा। गार्डन्स के एंट्रेंस के ठीक बाजू में एक हाईवे जाता है, तो हमने वहां से एंटर किया। ये पूरा रास्ता इनका मेन हाईवे है। ऊपर से एक एक्सप्रेसवे जाता है, जहाँ पर ट्रक्स, बड़े बड़े कैरियर्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलते हैं। तो फैसिनेटिंग टू सी कि एक एक्सप्रेसवे के ठीक बाजू में उन्होंने एक अच्छा खासा गार्डन बनाया है। और जापान में आपको हर जगह वेंडिंग मशीन्स दिख जाएंगे, इसीलिए इवन दो इस एरिया में आजू बाजू में कोई कन्वीनियंस स्टोर्स नहीं है, प्यास लगती है, कॉफी चाहिए, जूस चाहिए, तो आप वेंडिंग मशीन से बहुत आसानी से ये सब खरीद सकते हो। एंड जापान बीइंग जापान, उनको सब कुछ साफ सुथरा रखने में भी बहुत पसंद आता है, इसीलिए डस्टबिन भी हर जगह होते हैं। मुझे आर्यन के लिए एक बहुत एक्साइटिंग चीज दिख गई है। तुझे ये 5 नाम दिख रहा है, उनमें से ये सबसे बॉटम वाला पढ़ के देख। टेनिस को तो यस जाना है क्या? हमारे सामने एक बंदा है जिसने टेनिस रैकेट, टेनिस बैग वो सब कैरी किया। यहाँ पर टेनिस खेलने में कितना मजा आएगा सोचो। आर्यन लाना चाहिए था यार रैकेट। हाँ ओके, शायद फुल कोर्ट नहीं है। टेनिस कोर्ट का मतलब यहाँ पर वॉल प्रैक्टिस करने के लिए जगह है। एक्चुअली काफी मजा आता है अगर आपने पहले कभी टेनिस खेला है। प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है, स्पेशली इस मौसम में और गार्डन्स के बीचों बीच परफेक्ट लोकेशन है एकदम। वाओ, दोपहर के 12 बज गए हैं, अब लग रही है भूख, इसीलिए लंच करने के लिए हम चाइना टाउन जाने वाले हैं। चाइना टाउन में बहुत अच्छा चाइनीज स्ट्रीट फूड मिलता है, तो उसका हम थोड़ा खा के फिर प्रॉपर लंच करने के लिए रुकेंगे। जिस लोकेशन पे आने वाले बस ने हमें छोड़ा था वो रोड के राइट साइड पे था। अब यहाँ से
हमें वापस उसी स्टेशन पे जाना है, इसीलिए हम इस वाले बस स्टॉप पे रुकेंगे। तो हम इस बढ़िया पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करके रास्ता क्रॉस करेंगे। वैसे सेफ्टी के मामले में ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये एक हाईवे है, सिग्नल्स पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं होते हैं। वाह, काफ़ी अलग फीलिंग है। ये देखो, ये है उतरने के बाद ठीक वहाँ पर आपको जो बस स्टॉप दिख रहा है, वहाँ पर हमारी बस आने वाली है अगले 3-4 मिनट में। ये बस स्टॉप का लोकेशन मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत मिनिमलिस्ट है। एक बेंच है, एक बोर्ड है और ठीक राइट साइड में एक ट्रेन ट्रैक जाती है। और हमारी जो ट्रेन है वो हमें एक्चुअली दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फुमीकिरी है, इसे फुमीकिरी कहते हैं। ये जो होता है ना टिनोंग टिनोंग, ये ऐसे बंद होता है, ये वो है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए एक बेकरी आया है और यहाँ की बेकरी सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। एंट्रेंस पे ट्रे रखा होता है, इस टाइप का चिमटा रखा होता है, तो हम ये लेके स्टोर एंटर करेंगे। इस सारे वैरायटी में से जो भी चाहिए वो एक एक करके उठाएंगे और उनके पास ऐसे स्टिकर्स लगे हुए होते हैं कि ये जो आइटम है ये इस बेकरी का नंबर 1 पॉपुलर आइटम है, हिरोशिमा लेमन डैनिश। आर्यन बोल रहा है नो क्वेश्चन आस्क्ड, लेना तो पड़ेगा। ऐसे बहुत वैरायटी है, एप्पल पाई, सॉल्टेड बन, कुछ सेवरी आइटम्स भी होते हैं जैसे हॉट डॉग्स। तो डिसीजन फटीग काफ़ी ज़्यादा आता है, ऑप्शंस इतने सारे रहता है कि क्या ले वो समझ में नहीं आता। तो हमारी ऑर्डर आ गई है, मैंने एक आइस कॉफ़ी मंगाई, ये दोनों स्वीट ब्रेड्स हैं और ये एक सैंडविच जैसा है, और आर्यन ने आइस लाते मंगाई है और 3 स्वीट ब्रेड, नहीं, क्रीम चीज़, कस्टर्ड एंड लेमन डैनिश। और हमें बैठने के लिए एक बढ़िया लोकेशन मिला है स्टेशन के जस्ट बाहर और एक अच्छे व्यू के साथ। और प्राइस की बात की तो इस कॉफ़ी को छोड़ के जो भी फूड आइटम्स हैं वो सिर्फ 410 इंडियन रुपीज़ के लिए मिले, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी फिलिंग है, क्वांटिटी और टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो अगर आप जापान एक बजट पे आ रहे हो, इस टाइप की बेकरीज आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है ब्रंच आइटम्स उठाने के लिए। वाह, इनका नंबर 1 आइटम जिसका हम हाफ हाफ करने वाले हैं। फिंगर करना, हाँ कर ले ब्रो, फिंगर कर ले। ओके, स्वागत है आप सभी का योकोहामा के फेमस चाइना टाउन में। इस इलाके में 5000 से ज्यादा चाइनीज लोग रहते हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि हम जापान में हैं। इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि किसी ने हमें चाइना ट्रांसपोर्ट कर दिया है और आजू बाजू में जो भी आवाज है, जो भी लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो चाइनीज में काफी चल रहा है। ये मुझे रियलाइज हुआ है, ये बाय द वे जापान का सबसे बड़ा चाइना टाउन है और पूरी दुनिया में से सबसे बड़े चाइना टाउन में से एक है। और यहाँ आते ही ये बात नोटिस होती है कि हम जापान कल्चर से थोड़ा सा दूर आ गया है, क्योंकि चाइनीज आर्किटेक्चर यार स्लाइटली अलग होता है। अगर आपने चाइना के कई ट्रैवल व्लॉग्स देखे हैं तो आपको चाइनीज आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी आइडिया होगी, पर बिल्डिंग्स के जो एंट्रेंसेस है फॉर एग्जांपल वो थोड़े से अलग होते हैं। ये जो बड़ा गेट है ये योकोहामा चाइना टाउन का एंट्रेंस है और इसके अंदर जब हम जाने वाले हैं बहुत सारे स्ट्रीट फूड के रेस्टोरेंट्स हैं। ये जो चाइना टाउन है ये स्ट्रीट फूड के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है और हाँ, ये काफी टूरिस्ट फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि सारे बोर्ड चाइनीज के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखे होते हैं, तो हमें फूड सिलेक्ट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट्स गो। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे वियतनामीज लोग और ताइवानीज लोग भी आते हैं, क्योंकि उनको शायद घर से थोड़ा क्लोज लगता होगा, क्योंकि ये सारे कल्चर्स चाइना से ही ओरिजिनेटेड है, इसीलिए उनको फूड वगैरह की बात की तो बहुत सिमिलर टाइप का खाना यहाँ पर मिलता है। क्या खाना है आर्यन? स्ट्रीट फूड दिखता है फिलहाल तो वेजिटेरियन वाइज मुझे ये कैंडीड फ्रूट्स दिख रहा है, वो डेफिनेटली सम टी। अब बोबा टी के अलग अलग आउटलेट्स दिखे हमें। लास्ट टाइम जब मैं योकोहामा चाइना टाउन आया था मैंने इनका फ्राइड चिकन खाया था और वो फ्राइड चिकन का टुकड़ा इतना बड़ा था कि मैं उसे खत्म नहीं कर पाया था, वो मेरे हाथ जितना बड़ा था शायद। अब हम दोनों को अगर कोई वेजिटेरियन ऑप्शन मिलता है हम दोनों उसका हाफ ऑफ करेंगे। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था मुझे लोग क्या ऑर्डर कर रहा है इसकी झलक दिख गई थी और सबकी क्वांटिटी बहुत क्रेजी थी, इसीलिए अगर आप यहाँ पे अकेले आते हो आप शायद खाना खत्म नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि आर्यन मेरे साथ है, इससे हम हर चीज का 50-50 करके सारे स्ट्रीट फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। दिख गया ये जो डेविल चिकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे बहुत मशहूर है। ये एग्जैक्टली वो आइटम है जो मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था पर मैं खत्म नहीं कर पाया। और यहाँ पर बबल टी करके भी एक फेमस चाइनीज ऑप्शन है, एक ड्रिंक आता है, बेसिकली फ्लेवर्ड चाय होती है जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं। तो आर्यन को ये ट्राई करना है, मुझे फ्राइड चिकन ट्राई करना है, इसीलिए हम मोस्टली एक सेट मील लेंगे, इससे पैसे थोड़े से बचेंगे। यहाँ पे देखो 20 सेट लिखा है, फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा और बोबा टी 1250 येन, मतलब लगभग 700 रुपए। हाँ थोड़ा सा महंगा है पर ट्राई तो करना है, इतना दूर आ गया। तो ये है वो बबल टी। नीचे आपको जो काले काले गोले दिख रहे हैं वो बबल्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं। एक ऐसा रबरी टेक्सचर इनके अंदर होता है, ये तो हमें मिल गया है
पर मैं और आर्यन अब मेरे फ्राइड चिकन का इंतज़ार कर रहा है। ये देखो, ये इनका किचन है, यहाँ पर एकदम फ्रेश वो बना के देते हैं। काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस है। यहाँ के जो शेफ्स हैं वो चाइनीज़ में बात कर रहे हैं, तो एकदम ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स का खाना अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, योकोहामा चाइना टाउन, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ये एक मिनिएचर चाइना है। थैंक यू इन चाइनीज़। लास्ट टाइम जब मैं आया था उसके कंपैरिजन में इस बार ये ज़्यादा टेस्टी है, और बबल्स का टेक्सचर अगर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो छोड़ के टी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी बढ़िया है। ज़्यादा स्वीट नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्ट परफेक्ट। गाइस, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज बहुत खतरनाक होते हैं, ये देख के चक्कर आ जाती है। ऑप्शंस कितने हैं वो देखो, ऑप्शंस कैसे डिसाइड करोगे इसके बीच में। तो लिक्विड खत्म होने के बाद ये जो पर्ल्स है ये कुछ ऐसे दिखता है, ये अलग अलग कलर्स में आता है, कुछ ट्रांसपेरेंट भी होता है। मैंने पास्ट में जो बोबा टी ट्राई किया है उनके पर्ल्स हमेशा ट्रांसपेरेंट है, पर इनका कोई टेस्ट ना होने की वजह से कौन से कलर के उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा टेस्ट रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर मेड फ्रॉम। तो ये वाले टैपियोका पर्ल्स है, सो बेस मटेरियल टैपियोका, एंड आई थिंक देयर इज सम शुगर इन इट, सो दे आर स्लाइटली स्वीट। वहाँ पे लिखा था टैपियोका, बट थोड़े लोग इन्हें ब्राउन शुगर का भी बनाते हैं, सो या इंटरेस्टिंग। पर मुझे पास में इनका टेस्ट शायद इसीलिए नहीं आया क्योंकि टी के अंदर बहुत सारी शुगर होती है, तो उसके कंपैरिजन में वो पर्ल्स खाने का जो टेस्ट है बहुत टेस्टलेस और ब्लैंड लगता है, कंपैरेटिवली कम है। पर आई गेस आर्यन इज राइट, अगर प्लेन ऐसा खाया तो हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा। अभी हम एक बहुत सीक्रेट रास्ता लेके हमारे नेक्स्ट स्टेशन तक जाएंगे। तो गाइज, ये जो लाइन है इसे मीनातो मिराई लाइन कहते हैं। ये योकोहामा की नई मेट्रो सिस्टम है, बहुत बढ़िया है, बहुत यूनिक है। हम यहाँ से मीनातो मिराई स्टेशन तक जाएंगे। ये एस्केलेटर कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं है, पिछले 5 मिनट से हम वहाँ पे हैं और वहाँ पे ट्रेन क्यों है। जापान कितनी क्रेजी कंट्री है यार, कितना फ्यूचरिस्टिक है। तो इस मॉल के अंदर एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, दोपहर के 2 बजे, देख के आता है। सारे जापानीज गाने ही है, कोई लोकल बैंड होगी, पर एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ये देखो, जापानीज से ज़्यादा कोरियन लग रहा है ना, BTS जैसे। फनीएस्ट पता है क्या था, वो परफॉर्म कर रहे थे, उनके सामने क्राउड था, सारी लड़कियाँ, सारी की सारी लड़कियाँ, एक भी मर्द वहाँ पे खड़ा नहीं था। स्वागत है आप सभी का योकोहामा। अब आपको धीरे धीरे योकोहामा का जो अर्बननेस है वो दिखाई देगा और जो फ्यूचरिस्टिक साइड है वो दिखाई देगी। ये योकोहामा का फेमस फेरिस व्हील है, बहुत सारे फोटोज में दिखाया होगा। ओके, शेक शैक दिख गया है। देवराज को फोटो भेजना पड़ेगा इसका। आबू धाबी में जब हम सब कोल्डप्ले कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए गए थे, देवराज शेक शैक के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हम 2 दिनों में 2 बार यास मॉल गए थे और दोनों बार हमने शेक शैक से मिल्क शेक्स मंगाए थे। प्लीज भेज देना इसको। भेज तो दिया है। यस, मेन्यू देखना है बस शेक शैक का। हाँ। जापानीज मेन्यू। हाँ। चल, अब आ ही गए तो अलग मेन्यू तो है। इधर वाइन और बियर मिल रहा है। हाँ, अबू धाबी में नहीं था ना? अबू धाबी में नहीं था, बट उसके अलावा अगर सिर्फ शेक्स देखता है तो यहाँ पे 7 फ्लेवर है एंड साइजेस भी है। वहाँ पे आई थिंक इट वाज 1 साइज ओनली, और वहाँ पे 2 या 3 ही ऑप्शंस थे, जिसमें से एक था स्ट्रॉबेरी चीज केक और दूसरा वो ओरियो वाला। ऑल्सो मेरे ठीक सामने 2014 साल तक जापान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये है लैंडमार्क टावर, जिसके 69th फ्लोर पे हम जाने वाले हैं, ऑल द वे वहां तक। और मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हूँ क्योंकि यहाँ से बादल थोड़े से जा रहे हैं और धूप निकल आ रही है, एंड आई एम होपिंग कि मौसम ऐसा ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम अगले 2-3 घंटे वहाँ ऊपर एक कैफे में बैठ के बिताने वाले हैं और थोड़ा सा काम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर वेदर ऊपर से क्लियर आउट हुआ तो हमें माउंट फूजी देखने को मिलेगा और इन जनरल ऊपर से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो लेट्स होप कि वेदर क्लियर आउट होता है एंड लेट्स हेड अप। But there is a Japan exclusive flavor that I have seen. कौन सा? Black sesame. चाहिए तुझे? ले ले। कर सकते हैं। In memory of देवराज पंत, हम लोगों ने नहीं, मैंने, ठीक है, मैंने एक स्मॉल ब्लैक सेसमी मिल्क शेक ऑर्डर किया। ब्लैक सेसमी क्योंकि वो यहाँ का स्पेशल फ्लेवर है, सो might as well give it a shot. देवराज खुश होगा। Have one shake मेरे साइड से also. तो ये जो लैंडमार्क टावर है ना, इसका एंट्रेंस एक मॉल के थ्रू है और ये पूरा मॉल थोड़ा हाई फाई वाला लग रहा है, बिकॉज हर जगह डायमंड की दुकानें हैं, डायमंड, लग्जरी, ज्वेलरी, इसके बहुत स्टोर्स दिख रहे हैं।
तो शायद थोड़ा सा हाई एंड मॉल लग रहा है, पर ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसका सिर्फ एक एंट्रेंस है और वो इस मॉल के थ्रू है। देखो ये सारे भी थोड़े हाई एंड लग्जरी स्टोर्स ही है। ये है ऑब्जर्वेटरी का एंट्रेंस, 69th फ्लोर तक हम जाने वाले हैं। काफी अच्छा एंट्रेंस बनाया, ऐसे ब्लू कलर का ऑटोमेटिक गेट है, अपने आप खुलता है। अब टिकट लेंगे और ऊपर जाएंगे। ज्यादा भीड़ वैसे होनी नहीं चाहिए, ये जो भी ऑब्जर्वेटरीज होते हैं वो सबसे ज्यादा वीकेंड्स को क्राउडेड रहता है। अभी हम मंडे में दिन के बीचों बीच आ गया, तो पीक टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। टिकट खरीदने के लिए नीचे जाना है ऐसे उन्होंने बोला, ये तो गलत है। साकेत और एस्केलेटर्स का इस ट्रिप पे रिलेशनशिप उतना पॉजिटिव नहीं है शायद से। टिकट ले लिया, 1000 येन का एक टिकट पड़ा पर अडल्ट, यानी इंडिया के 600 रुपए। अब ये लिफ्ट 69th फ्लोर तक जाएगी। ये जो लिफ्ट्स होते हैं ना, इससे मेरे कान थोड़े बजने लगते हैं, थोड़ी ऐसी चक्कर आती है, पर काफी कूल है। इंटीरियर पे स्पीड और फ्लोर ऐसे 2 स्क्रीन्स लगाया, 750 मीटर्स पर मिनट। जैसे तू बात कर रहा है ना, वैसे मेरे कान में तेरी आवाज अलग सुनाई दे रही है। हाँ ब्रो, थोड़ा प्रेशर की वजह से। ये देखो 69th फ्लोर। यप, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया कोई नहीं है, 2 लोग हैं, 1 2 और मैं और आर्यन बस। काफी मस्त लग रहा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब बहुत ज्यादा धूप थी, इसीलिए दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था, इवन दो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। वाइब्स काफी बढ़िया है। ये देखो पूरे योकोहामा शहर का 360 डिग्री व्यू मिलता है। ये तो सिर्फ एक हिस्सा हुआ, वैसे ही हम जब वहाँ से चल के जाएंगे दूसरी साइड का दिखेगा, फिर वहाँ का दिखेगा, फिर वहाँ का दिखेगा। लवली। और मैं नीचे से आपको जो फेरिस व्हील दिखा रहा था, ये वो है, काफी क्रेजी है। तो मैं बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज में जा चुका हूँ, पर ये शायद मेरी फेवरेट ऑब्जर्वेटरी है, क्योंकि यहाँ से टोक्यो के जो फेमस साइट्स है उनका भी व्यू मिलता है। टोक्यो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर होगा, पर अगर मैं बहुत अच्छे से जूम करूंगा तो हमें टोक्यो टावर भी देखने को मिलता है। ये अभी 15x जूम पे है, जूम आउट करूंगा तो ऐसे आ जाएगा, पर इन द डिस्टेंस आंखों से भी फेंटली दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये योकोहामा का मैप है और मैं जैसे जैसे चलते जाऊंगा ये मैप एक्सपैंड होगा। देखो कितना कूल है। वो फेरिस व्हील, अलग अलग साइट्स, यहाँ से योकोहामा बेसबॉल स्टेडियम भी दिखता है, वो देखो क्रेजी दिख रहा है। तो एकदम एंड में यहाँ पर स्काई कैफे करके एक कैफे है, 69th फ्लोर पे योकोहामा सिटी में। हम यहाँ से कॉफी, अलग अलग बेवरेजेस उठा सकते हैं, और मैं और आर्यन आज इधर यहाँ पे या यहाँ पे बैठ के काम करेंगे, एक बहुत ही अनरियल व्यू के साथ। ऑल्सो यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ से आप किताब बोरो कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो अगर काम वाम जल्दी खत्म होता है तो शायद मैं थोड़े से रीडिंग प्रैक्टिस के लिए यहाँ से कुछ बोरो कर सकता हूँ। वर्क सेशन कंप्लीट। ये जो वर्क सेशन था यार, मैं क्या ही बोलूं, इस व्यू की वजह से ये बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो गया। ऐसा रोज काम करने को मिला तो कितना मजा आएगा ना आर्यन। हमारे थर्ड वेव वाले लोग को बोलते हैं जरा ऐसा व्यू लेके आ जाओ, थोड़ा अपग्रेड करो। यार एक रीजन कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा स्काईडेक्स पे आता हूँ इस क्योंकि मुझे यहाँ से जब शहर का पूरा व्यू मिलता है मैं क्रिएटिवली बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। एक क्रिएटिव जॉब करने की वजह से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थोड़े से अलग होते हैं और वो वेव्स में आते हैं, पर जब ऊपर के पॉइंट से एक पूरा शहर दिखता है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। ऐसा लगता है कि अगर लोग ये सब बना सकते हैं तो मैं भी अपने साइड से एज एन आर्टिस्ट कुछ बड़ा बना सकता हूँ और कुछ ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। तो एक क्रिएटर पर्सपेक्टिव से मैं हर सिटी के मेन स्काईडेक्स को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ और हमेशा विजिट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पर बच्चों के लिए उन्होंने खेलने के लिए जगह बनाई है, ऐसे बहुत सॉफ्ट तकिए है। मैंने एक्चुअली देखा वॉशरूम यहाँ पर है, तो जब मैं वॉशरूम जा रहा था बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, उनके लिए भी कितना कूल मोमेंट होगा। 69th फ्लोर पे उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्टैम्पिंग ऐसे हर कोने में उनके पास ऐसे स्टेशंस है वहाँ पे जहाँ पर स्टैम्प्स है। पहले ये ब्लैंक था क्लाउड, धीरे धीरे करके इसका एक पेंगुइन बन गया। अच्छा ये वही पेंगुइन है जो वहाँ पे दीवार पे लगा है, पिंगू नाम है इसका। और आर्यन कप नूडल्स म्यूजियम में आ गया है, जहाँ पर कप नूडल्स की पूरी हिस्ट्री बहुत साल पहले से है, पर हम ज्यादा फन एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर हम खुद के कप नूडल्स बना सकते हैं। तो नूडल का टाइप से लेके उसके ब्रॉथ से लेके टॉपिंग्स तक हम सब कुछ खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं और उस कप को फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन भी कर सकते हैं। तो काफी फन एक्टिविटी है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होगा। उस वर्क सेशन के बाद स्पेशली ये करने में काफी मजा आने वाला है। अब इस कप नूडल्स फैक्ट्री के बहुत सारे फ्लोर्स हैं। यहाँ पर अगर आपको कप नूडल्स की
हिस्ट्री देखनी है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर हम वापस आएंगे क्योंकि हमें 5 बजे का स्लॉट मिला है और अभी 5 बज गए हैं। तो हम पहले 3rd फ्लोर पे जाके कप नूडल्स फैक्ट्री में हमारे खुद के नूडल्स बनाएंगे। और ये जो भी टिकट है ये काफी सस्ता था, सिर्फ 500 येन पर पर्सन में हमें ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जो इंडिया के लगभग 250-300 रुपए है। तो हम यहाँ से एक एम्प्टी कप उठाएंगे, मेरे लिए एक और आर्यन के लिए एक। 500 येन वो था आर्यन का कप। अब मैं यहाँ पर 500 का सिक्का डालूंगा और एक और कप सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर कप मिल गया। क्या बनाने वाला है आर्यन, कुछ सोचा है? नेनगात्सुही। तो ये कप लेने के बाद उन्होंने हमें काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें इस कप के ऊपर आज की डेट लिखनी है। तो कप के ऊपर जापानीज कांजी में ईयर, मंथ और डेट ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले उसके करस्पॉन्डिंग हम आज की डेट लिखेंगे। सेकंड इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया वो था कि हम सिर्फ इन पेन्स की मदद से इस कप के ऊपर ड्रॉ, पेंट, डिजाइन जो भी कर सकते हैं, पर वो इसके बीच में होना चाहिए और बाहर से कोई स्टिकर्स नहीं लगाने हैं। कप के ऊपर और नीचे कुछ लिखना नहीं है। और ये जो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट लिड है ये वैसे की वैसे ही रखनी है। और कप डिजाइन करने के लिए हम कितना भी टाइम ले सकते हैं, पर एक बार ये खत्म होता है हम वहाँ पर जाके क्यू अप करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। मैं आजू बाजू के टेबल्स पे देख रहा हूँ, लोगों ने फुल अच्छे से डिजाइन किया। ये जो भी सफेद है कुछ बचा ही नहीं है, थोड़ा किसी से कुछ चुराता हूँ। कुछ लोग हैं जो कप नूडल्स ये कलर कर रहे हैं अंदर, ये भी शायद यही कर रहा है। सबसे सेफ ऑप्शन मैं सोच रहा हूँ ये ब्लैंक ही छोड़ा तो कैसा रहेगा, एकदम मिनिमलिस्ट और सिंपल। देखो यार समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो इस मोमेंट पे हमारा यूट्यूब का सब्सक्राइबर काउंट एग्जैक्ट जितना है वो नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ नीचे यूट्यूब का लोगो बना दिया। आई डोंट थिंक मैं इस कप नूडल को खाऊंगा, ये एज अ मेमोरी ऐसे के ऐसे मैं घर लेके जाऊंगा। इससे याद रहेगा कि जब मैं और आर्यन योकोहामा कप नूडल्स म्यूजियम आए थे तब 2,001,927 सब्सक्राइबर्स थे। पोकेबॉल ハンドル持っていただいて6回矢印の方にゆっくりお願いします。इंडियंस के लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। इस कप नूडल्स फैक्ट्री म्यूजियम में ये सारे इम्पोर्टेड नूडल ब्रांड्स हैं, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैगी से लेके टॉप रामेन से लेके यिप्पी नूडल्स तक यहाँ पर उनका अपीयरेंस बनाया है। प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, इंडिया रिप्रेजेंट। तो जापानीज लोग बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। जब आप जापान आते हो तो एंटर करने के बाद जब आप एयरपोर्ट पे होंगे, जब आप सड़कों पे चढ़ोगे, जब आप ट्रेन स्टेशन पे होंगे, आपको एक चीज नोटिस होगी, हर चीज कुछ ज्यादा ही परफेक्टली अलाइंड है। उसका रीजन पता है? ये लोग यहाँ पे आपको इन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर जो भी दिख रहा है उनमें से 1-2 निकल गए थे तो ये लोग सिर्फ वो फिक्स करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 1-2 ऑफ होने से OCD जिन लोगों को है वो स्टैंड आउट होता है, तो वो इन लोगों को इतना पसंद नहीं आता। तो ये छोटे छोटे जो डिटेल्स है उन पे जापानीज लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं एंड दे आर वेरी मेटिकुलस अबाउट दीज लिटिल थिंग्स। जिधर से आए थे एग्जैक्टली वो रास्ता रिट्रेस करके हम वापस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। ये लंबी एस्केलेटर लेने के बाद हम एक और एस्केलेटर लेंगे और वहाँ से हमारी ट्रेन बोर्ड करेंगे और हम सीधा शिबुया तक जाएंगे। ट्रेन से बाहर निकलते निकलते शिंकानसेन दिख गई। वाओ, इस जापान ट्रिप की पहली शिंकानसेन, ब्यूटीफुल यार। नोजोमी N700 फ्रंट कैमरा यूज, हमारे ऊपर से शिंकानसेन जा रही है। वाओ, फ्रंट कैमरा यूज कर रहा है। फ्रंट कैमरा पहली बार। अभी मैं और आर्यन यहाँ पे हमें ना कार्स जो रास्ते पे जाते हैं वो पता नहीं है। हम जब भी आए हैं वी जस्ट वॉक या फिर हम लोग मेट्रो यूज करते हैं, तो हमें सिर्फ वॉकिंग पाथ्स पता है। एक्चुअल ड्रिवन रोड्स की कोई आइडिया है ही नहीं। ये सब शुरू कॉन्वर्सेशन इस उबर के साथ हुई। साकेत ने बोला कि वो बहुत कूल दिखता है, फिर मैंने इधर देखा एस राइड, गो नेक्स्ट, ये सारे जापान के टैक्सी सर्विसेज है, एक बार ट्राई करेंगे। एंड द होल रीजन कि हमने अभी तक टैक्सी सर्विस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया इस क्योंकि सच बता रहा हूँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर एयरपोर्ट से शिंजुकू वाली जर्नी हमने ट्रेन के थ्रू 2500 येन में कंप्लीट की तो टैक्सी के 20,000 या 30,000 येन होते। उतना डिफरेंस है, मतलब 10 गुना ज्यादा। नारिता एयरपोर्ट से शिंजुकू तक का रास्ता इंडिया के 15 से 20,000 रुपए में हम कंप्लीट कर पाते हैं। पर एक बार करेंगे एटलीस्ट छोटे डिस्टेंस के लिए कभी ट्राई। लोकल पॉइंट A टू पॉइंट B विद इन 1 एरिया, यू नो। पर पॉइंट A टू पॉइंट B भी काफी महंगा होता है, 3 या 4,000 येन तो मिनिमम प्राइस उनका होता ही है। तो मैं और आर्यन एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट ट्राई करने के लिए आया है जिसे खाइतन सुशी कहते हैं। अब ये जो शब्द है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है खाइतन
दूसरा पार्ट है सुशी। जापानीज में रिवॉल्विंग सुशी है। तो आप यहाँ इस टैबलेट की मदद से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो और वो नीचे से ये जो कन्वेयर बेल्ट है बिल्कुल एयरपोर्ट पे जैसे लगे जाता है वैसे वो किचन से बना के देता है। जूप करके ऐसे आता है और हम यहाँ से उठा के एम्प्टी प्लेट्स को ऐसे स्टैक करते हैं और फिर एंड में हमने कितने प्लेट्स कंज्यूम किया है उसके बेसिस पे बिल आता है। अब चीज यह है, इंडियंस को जो सुशी पसंद आती है वो थोड़ी सी अलग होती है, वो थोड़ी सी इंडियनाइज की जाती है। तो उसमें थोड़ा मेयोनीज डलता है, थोड़ा सा फ्लेवर डलता है। और यहाँ की जो ऑथेंटिक जापानीज सुशी होती है वो थोड़ी सी रॉ, ब्लैंड और टेस्टलेस होती है। सिंपली बोला चावल और रॉ फिश वो एक्चुअली सुशी होता है। पर आए हैं तो मैं ट्राई करूंगा, आर्यन देखेगा अगर कोई वेजिटेरियन सुशी ऑप्शंस है कि नहीं, वरना वो मुझे कंपनी देगा। ट्राई करके देखता है। पर मीसो सूप दिख रहा है, माइट ट्राई दैट। हाँ, मीसो सूप काफ़ी अच्छा होता है। अभी के लिए नो थैंक्स करते हैं, सेपरेटली ऑर्डर कर लेंगे। तो अभी इनका मेन्यू देखते हैं हम, रेकमेंडेड आइटम्स। तो अच्छी बात यह है कि इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस है। काफ़ी प्लेन दिखेंगे पर काकड़ी के रोल, मतलब काकड़ी और चावल है बेसिकली और उसके ऊपर वो ओनीगिरी का कोटिंग। नातो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, उसका आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है। तुमने खाया है कभी? पहले खाया। स्मेल और टेस्ट है वो इतना पसंद नहीं आता। अब नॉनवेज चेक करते हैं। इंडिया में प्रॉन टेम्पुरा करके सुशी आती है, वो मुझे बड़ी पसंद है। तो अगर यहाँ पे नहीं मिलेगी मैं उनको पूछूंगा अगर अवेलेबल है कि नहीं। आ गया। दैट इज कूल, वाओ। तो मैंने इंडियन सैल्मन मंगाया पर ये रॉ सैल्मन नहीं है, तो थोड़ा सा उन्होंने कुक किया है। लेट्स होप मेरा पेट इसे हैंडल करेगा। वैसे सी फूड है, ऐसा कुछ कच्चा मांस या कुछ नहीं है, पर देखता है। ऑल्सो हर टेबल पे ऐसा एक छोटा सा काउंटर रहता है जहाँ पर चॉपस्टिक्स और सोया सॉस की बॉटल्स होती है। तो हम इसे लेके इसके ऊपर आई गेस डाल सकते हैं और खा सकते हैं। तो जैसे मैंने रॉ सैल्मन मंगाया है, आर्यन को वेजिटेरियन ऑर्डर मिल गई है। ये अब मैं अगर इंडियनाइज वर्जन बोलूँगा कचुम्बर है जो चावल के साथ वो खाने वाला है, पर इसके अंदर कुछ शीसो करके कुछ है तो वो भी इसके अंदर है। अब खा के ही पता चलेगा। एक और चीज़ जो मैं और आर्यन दोनों शेयर कर सकते हैं वो है ऑमलेट सुशी। ये मैंने पहली बार देखा, सारा खाना आ गया, ट्राई करते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा था। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि कच्चा मांसा खाने की वजह से एक तो क्या मुझे उसकी टेस्ट पसंद आएगी कि नहीं और क्या वो मेरे पेट को पसंद आएगा कि नहीं। अब पेट वाली बात कल सुबह पता चलेगी, पर टेस्ट काफी बढ़िया है। ये जो फिश है ये 100% कच्चा नहीं है पर 100% कुक्ड भी नहीं है। दोनों का जो मिडिल ग्राउंड है वो ये मछली है और इसके अंदर एक बहुत हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। पर मैं इसे एक्चुअली रेकमेंड करूंगा। आई थिंक वो शीसो लीफ मेरे टंग पे थोड़ा स्क्रैच कर रहा है, बट द ऑमलेट सुशी रोल इंस्टेड ये काफी अच्छा है। इन अ वे थोड़ा स्वीट है बट नाइस। ऑमलेट के अंदर शायद उन्होंने थोड़ी सी शक्कर डाली है, बिकॉज जैसे आर्यन ने कहा ये चावल सॉल्टी और सेवरी है पर ऑमलेट हल्का सा स्वीट है, जिसकी वजह से इस पूरे सुशी को अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और ये जो टैबलेट है इसके ऊपर करंट फूड का स्टेटस भी दिखता है। तो जो 3 आइटम्स उन्होंने मंगाए थे वो सर्व्ड आ रहा है और आर्यन को ये खाना था, ये डेजर्ट, तो वो नॉट सर्व्ड येट आ रहा है। और हमारी जो पूरी ऑर्डर है उसकी टोटल काफी डिसेंट है। हम दोनों ने 2-2 प्लेट सुशी मंगाए, हमने एक डेजर्ट शेयर किया और सबकी टोटल 900 येन। आई थिंक काफी अच्छा है। अगर हमने स्प्लिट किया 500 येन मतलब कुछ भी नहीं है, इंडिया के 300 रुपए के आसपास हो गए। आजा। ये है हमारा डेजर्ट, ये बहुत छोटा सा है। तो थोड़ी सी दिल की बात, 4 दिनों में मैंने वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं किया और मैं ट्रेनिंग करना थोड़ा सा ज्यादा मिस करता हूँ। आज सुबह हमने जो 3 जिम्स विजिट करने की कोशिश की, उसके साथ साथ ट्रेन जर्नी के दौरान मैंने कई वेबसाइट्स चेक किए और हमारे होटल के पास वाली एरिया में जो भी जिम्स अवेलेबल है उन सब के डेली पासेस और उन सब के मेंबरशिप प्रोटोकॉल्स, इन सारी चीजों पे बहुत रिसर्च किया। सारे जिम्स में सबसे लोएस्ट डेली पास की कॉस्ट 2500 येन थी, जो इंडिया के 1400 रुपए के आसपास है, जो इन माय ओपिनियन काफी ज्यादा महंगा है एक दिन ट्रेन करने के लिए। हमारे पास टोक्यो में 5 और दिन है और अगर हर रोज ट्रेनिंग करनी है तो वो मल्टीप्लाइड बाय 5 सिर्फ जिम के लिए काफी महंगा हो जाता है। इसीलिए और रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि शिंजुकू स्पोर्ट्स सेंटर करके एक कॉम्प्लेक्स है जो हमारे होटल से 1 ट्रेन राइड दूर है। और शिंजुकू स्पोर्ट्स सेंटर एक पब्लिक गवर्नमेंट बिल्डिंग होने की वजह से वो कमर्शियल जिम्स जितनी महंगी नहीं होती, तो उसका डेली पास
सिर्फ 400 येन है, जो इंडिया के 200 रुपए के आसपास आता है। तो मैं और आर्यन कल सुबह 9 बजे ट्रेन करने के लिए वहाँ पर जाएंगे, और सिर्फ कल ही नहीं, अगले 5 दिनों के लिए हर सुबह हमारा दिन एक ट्रेनिंग सेशन के साथ वहाँ पर शुरू करेंगे। तो स्पोर्ट्स सेंटर्स, गवर्नमेंट सेंटर्स, ये सारी जगह अगर आप वेकेशन पे हो और आप बजट पे हो तो आपकी ट्रेनिंग को सॉर्ट करने के लिए काफी अच्छी जगह हो सकती है। तो मैं खुश हूँ कि हमें एक जिम मिल गई है। अब कल से रूटीन चालू। बातें करते करते एक बहुत क्रेजी चीज हुई। अब तक मैं आपसे वहाँ पे बात कर रहा था और मुझे लगा था कि वो ग्राउंड फ्लोर है, फिर हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के आए। मुझे समझ में नहीं आया कि हम ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे क्यों जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि ये ग्राउंड फ्लोर है। तो असली ग्राउंड फ्लोर कौन सा है? क्या चल रहा है? There is no ground floor. वही ना। और ये तो स्टेशन की बिल्डिंग आ गई। क्या इंटीग्रेट किया है इन लोगों ने सब कुछ। हम एकदम शिंजुकू स्टेशन में ही आ गए सीधा, और अब ये ग्राउंड फ्लोर रख लिया। क्रेजी। अभी मैं और आर्यन वापस रूम में आ गया है, और ये हमारा रात का रिचुअल बन गया है। हम 7-Eleven से या किसी भी कन्वीनियंस स्टोर से एक डेजर्ट उठाते हैं, मोस्टली आर्यन के चॉइस का, क्योंकि उसको डेजर्ट बहुत पसंद है, और हम उसे हाफ हाफ करते हैं, चेरिश करते हैं, और फिर दिन खत्म करते हैं। कल के दिन की अगर बात की तो मैं साथ में एक ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने और आर्यन ने पिछले 1 साल में 100 से ऊपर ट्रेनिंग सेशंस इवॉल्व में लगाए होंगे, पर जापान में टोक्यो में साथ में एक ट्रेनिंग सेशन लगाना, इस विचार की वजह से मैं और एक्साइट हो गया हूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, नॉट डन येट, कीप ट्रेनिंग हार्ड। चीयर्स। ओके, जब मैंने ये व्लॉग खत्म किया था तो वो एक्चुअली खत्म नहीं हुआ था, खत्म होने वाला था, क्योंकि तब हम दोनों सो गए थे। पर मुझे रात को भूख लग गई, इसीलिए अब हम एक कन्वीनियंस स्टोर तलाश रहे हैं। और ये वो सेम कन्वीनियंस स्टोर है जहाँ पर हम सबसे पहले आए थे, जब हमने होटल में बैग्स ड्रॉप ऑफ किए थे चेक इन करने के पहले। तब हम जिस बिल्डिंग में आए थे वहाँ पर हम आ गए हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स लकीली 24/7 ओपन होते हैं, इसीलिए कुछ खाने के लिए लेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर गुड नाइट पार्ट 2 होगा। इसको ठंड कैसे नहीं लग रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसका स्वेटर अभी मैंने पहना है बिकॉज आई एम फ्रीजिंग। ऐसे 11 डिग्रीज या कुछ लग रहा है। लॉसन, थैंक यू सो मच। और कोई नहीं है, इट्स एम्प्टी ब्रो, इट्स एम्प्टी। ये देखो, स्ट्रॉबेरी क्रीम सैंडविच दिख गया, ट्यूना एंड एग दिख गया। ये मैंने कभी नहीं देखा है। दिस इज अ फुल न्यू फ्लेवर फॉर मी। तो सुबह क्या खाया था? सुबह वाला वाज व्हिप्ड क्रीम विद स्ट्रॉबेरीज, ब्रदर। दिस इज स्ट्रॉबेरी क्रीम। अच्छा, स्ट्रॉबेरी क्रीम मतलब क्रीम का फ्लेवर भी स्ट्रॉबेरी होगा। यस, ऑल्सो फन फैक्ट, पर कन्वीनियंस स्टोर्स रात को पूरा स्टॉक अप करते हैं, इसीलिए दिन में हमें जो फ्रेश माल दिखता है वो सब रात को आता है। और अभी उनका रीस्टॉक जस्ट हुआ है, इसीलिए सैंडविचेस के सारे फ्लेवर्स अभी है। वो जो भी बेंतोस रखे हैं उनके सारे फ्लेवर्स है, सारी वैरायटी है। अब मजा आएगा। ये मेरे जिंदगी का सबसे रैंडम मोमेंट था, क्योंकि ये सो रहा था और मैंने रियलाइज किया कि हमने योकोहामा में कप नूडल्स म्यूजियम में जो कप नूडल्स बनाए थे वो रूम में है। इसीलिए मैंने केटल वेटल ऑन की, उसमें पानी डाला उबालने के लिए, वो पैकेट खोला, फिर रियलाइज हुआ कि उसके अंदर फोर्क नहीं है। फिर ये भी उठा उसके बाद, और फिर हमें स्ट्राइक हुआ कि फोर्क लाने के लिए हमें कन्वीनियंस स्टोर आना पड़ेगा। तो फोर्क तो मिल गया, पर आई डोंट थिंक अब कप नूडल्स कंज्यूम होने वाले हैं। ये सब देखो यार, पैनकेक्स भी लिए हमने। रात के 12 बजे शिंजुकू के सड़कों में घूम रहे हैं हम, और आई डोंट नो इसको ठंडी कैसे नहीं लग रही, पर अब ये रात और मेमोरेबल बन गई है। ये वेकेशंस इन मोमेंट्स की वजह से स्पेशल बनते हैं। लेट्स गो। इसकी तो शायद नींद ही उड़ गई है पूरी। और मैंने तो शूज भी नहीं पहने, वो होटल में जो बाथरूम स्लिपर्स देते हैं ना, वो पहन के मैं घूम रहा हूँ। इट्स ह्यूज। यू कैन मेक अ मल्टी स्टोरीड टेनिस कोर्ट, स्पोर्ट्स जिम एरिया इन दैट